नमस्कार, न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं सुरभि तिवारी। और सबसे पहले देवभूमि में वक्त तो चला है देहरादून की खबर का। दरअसल देहरादून में जहां बीजेपी मंडल प्रशिक्षण शिविर का उद्घाटन कार्यक्रम का आयोजन किया गया, यहां इस कार्यक्रम में सीएम पुष्कर सिंह धामी शामिल हुए और मंडल के लिए एक प्रशिक्षण कार्यशाला भी चला रहे हैं। तो फिलहाल देहरादून में बीजेपी मंडल प्रशिक्षण शिविर के उद्घाटन सत्र का आयोजन किया गया, जिसमें कि सीएम पुष्कर सिंह धामी शामिल हुए। और इस दौरान सीएम पुष्कर सिंह धामी ने यह कहा है कि मंडल के लिए एक प्रशिक्षण कार्यशाला चल रही है। इस कार्यक्रम में सभी को आमंत्रित नहीं किया गया है, बल्कि कार्यकर्ताओं की एक विशिष्ट श्रेणी, विशेष रूप से पदाधिकारियों को ही इसमें शामिल किया गया है। हम सभी का ये कर्तव्य है कि हम मौजूदा मुद्दों पर गंभीरता के साथ में विचार करें। हमें ये समझना होगा कि विपक्षी दलों के पास अब कोई ठोस मुद्दे नहीं हैं। इसके बजाय वे अफवाहें फैलाने और झूठ का प्रचार करने में लगे हुए हैं। अफवाहें ज्यादा देर तक नहीं टिकती हैं, सच्चाई अंततः सामने आ ही जाएगी। एक पार्टी कार्यकर्ता के नाते भी आज जो हमारा पटेल मंडल है, सरदार पटेल मंडल, इस मंडल में आज सभी कार्यकर्ताओं के बीच सम्मिलित होने का अवसर मिला है। और ये जो प्रशिक्षण है, ये हमारे कार्यकर्ताओं को हर दृष्टि से जो संगठन की रीति नीति पद्धति है, विचारधारा है, उसको और मजबूत बनाने में बहुत योगदान देते हैं। अनेक प्रकार की जानकारियां देते हैं, बहुत सारे विशेषज्ञ इसमें आते हैं। और पार्टी की जो यात्रा है, उस यात्रा में अनेक लोगों का, अनेक महापुरुषों का योगदान यहाँ तक रहा है, उनकी तपस्या रही है, उनकी विरासत है, उसको आगे बढ़ाने की प्रेरणा देती है। राज्य सरकार के और केंद्र सरकार के जो कार्य हैं, उन कामों को आगे ले जाने की प्रेरणा देती है। साथ में संगठन सरकार के बीच में समन्वय बना रहे और लोगों की जो समस्याएं हैं, चुनौतियां हैं, उनका समाधान भी। लेकिन मैं आप सबसे ये अपेक्षा करता हूं कि मंडल का प्रशिक्षण वर्ग होगा। इसमें देखिए सभी को नहीं बुलाया गया है, इसमें एक श्रेणी के कार्यकर्ता आए हैं, पदाधिकारी आए हैं। हम सबको ठीक प्रकार से अपना आत्मशोधन करना चाहिए कि कौन कौन से मुद्दे हैं, कौन कौन सी जो हमारे विपक्ष में जो पार्टियां हैं, उनके पास अब कोई मुद्दे नहीं है। मुद्दे उनके पास नहीं है, अफवाहें फैला रहे हैं, झूठ फैला रहे हैं। जैसे कल आप देख रहे होंगे, और कह रहे थे भाजपा के कई नेता कांग्रेस में शामिल हो गए। अब एक भी उसमें से भाजपा में था ही नहीं भाई। कोई 5 साल पहले निष्कासित हो रखा है, कोई 10 साल पहले निष्कासित हुआ है, कोई चुनाव लड़के बाहर हो गया है, कोई भ्रष्टाचार में बाहर हो गया है, तो भाजपा का कहां से। तो वहीं देहरादून में साइबर पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। म्यूल अकाउंट नेटवर्क में से एक का भंडाफोड़ हुआ है। एसटीएफ एसएसपी अजय सिंह के निर्देशन में बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया गया। मामले में 3 आरोपियों को फिलहाल गिरफ्तार किया जा चुका है। 3 से 4 साल लगभग ये गिरोह सक्रिय बताया जा रहा था। कई करोड़ रुपए की ठगी भी इस दौरान अंजाम दी गई थी इन लोगों की ओर से। और देश भर में फैले संगठित साइबर क्राइम से जुड़े थे ये आरोपी लोगों को लालच देकर के फर्जी खाते खुलवाने का काम किया करते थे। भारी मात्रा में एटीएम कार्ड, चेकबुक और मोबाइल बरामद की गई है। कई बैंकों के डेबिट कार्ड और अहम दस्तावेज भी बरामद हुए हैं। देहरादून में साइबर पुलिस को बड़ी सफलता मिली है, जहां पुलिस ने कार्रवाई कर म्यूल अकाउंट नेटवर्क में एक का भंडाफोड़ किया। और पुलिस ने मामले में 3 आरोपियों को इस दौरान गिरफ्तार किया है, जिनके कब्जे से भारी मात्रा में एटीएम कार्ड, चेकबुक और मोबाइल सहित कई बैंकों के डेबिट कार्ड और अहम दस्तावेज भी बरामद किए गए। आरोपी देश भर में फैले संगठित साइबर क्राइम से जुड़े थे और आरोपी लोगों को लालच देकर के फर्जी खाते खुलवाते थे। दरअसल गिरोह 3 से 4 साल से सक्रिय था और अब तक कई करोड़ रुपए की ठगी कर चुके हैं। एसटीएफ एसएसपी अजय सिंह के निर्देशन में बड़ी कार्रवाई की गई है और साइबर एएसपी कुश मिश्रा की अगुवाई में ऑपरेशन को अंजाम दिया गया। एसएसपी सर के निर्देशानुसार हमने साइबर जो अकाउंट के सिंडिकेट्स हैं, ऑर्गेनाइज क्राइम के सिंडिकेट्स, उन पे कार्रवाई करते हुए रात में 3 लोगों को अरेस्ट किया है, जिनमें से एक का नाम रवि है, एक का नाम विनीत राणा है और एक का नाम है राजन चौधरी। बेसिकली ये
क्या करते हैं, ये लोग अकाउंट्स खुलवाते हैं, नए अकाउंट्स, और इनको साइबर क्रिमिनल्स को देते हैं कि वो अपने अकाउंट्स, जो पैसे वो विक्टिम से ठगते हैं, उसको वो लेयर कर सकें। क्योंकि क्रिमिनल अगर पैसे विक्टिम से ठगेगा, मान लीजिए मेरे साथ एक डिजिटल अरेस्ट होता है और मेरे से 1 करोड़ की ठगी होती है, तो उस पैसे को मैं जिस अकाउंट में विक्टिम डालता है, वो अकाउंट कहीं ना कहीं से क्रिमिनल खरीदता है। तो उस अकाउंट का भी, जो अकाउंट बेचे जाते हैं, खरीदे जाते हैं, उनकी भी सिंडिकेट्स होते हैं, उनके भी क्राइम नेटवर्क्स होते हैं। उसी एक क्राइम नेटवर्क को हमने बस्ट किया है। तो वहीं चंपावत जिला मुख्यालय में मीडिया कर्मियों ने उधम सिंह नगर जिले के खटीमा में ग्राउंड रिपोर्टिंग को लेकर के एक पत्रकार के खिलाफ मुकदमा दर्ज किए जाने का विरोध जताया है। मीडिया कर्मियों ने इस मामले में पत्रकार की शिकायत करने वाले खटीमा के बीजेपी नेता कुलदीप सिंह राणा का पुतला दहन किया। मीडिया कर्मियों ने मोटर स्टेशन में जिला पत्रकार संगठन अध्यक्ष चंद्र वल्लभ ओली के नेतृत्व में नारेबाजी के साथ पुतला दहन किया और उसके बाद डीएम और एसपी के माध्यम से सीएम को ज्ञापन भेज करके पत्रकार उत्पीड़न पर रोष भी व्यक्त किया। इस वीडियो में देखा जा सकता है कि किस तरीके से लोगों की ओर से अपनी नाराजगी का लोगों के सामने प्रदर्शन किया गया। यहाँ नारेबाजियां भी की गई, पुतला भी दहन किया गया और मीडिया कर्मियों के विरोध प्रदर्शन को समाजवादी पार्टी कार्यकर्ताओं की ओर से भी समर्थन मिला। मीडिया कर्मियों को यह कहना था कि खटीमा के पत्रकार दीपक फुलेरा ने वर्तमान में चल रहे रसोई गैस संकट को लेकर के ग्राउंड रिपोर्टिंग की, जिसको लेकर बीजेपी नेता कुलदीप सिंह राणा ने पुलिस को तहरीर देकर पत्रकार के खिलाफ कार्रवाई किए जाने की मांग उठाई, जिस पर खटीमा पुलिस की ओर से बिना जांच पड़ताल के ही पत्रकार दीपक फुलेरा के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया और पुतला दहन में जिला मुख्यालय के समस्त पत्रकार भी मौजूद रहे। बुधवार को जो है हमारे पत्रकार साथी दीपक फुलेरा जी गैस को लेकर एक खबर कर रहे थे और उनने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में जो है उस खबर को डाला, जिसके सापेक्ष जो है भाजपा नेता कुलदीप राणा ने एक ऐसा कृत्य किया कि पत्रकारों की जो पत्रकार के काम होते हैं उनके पर बाधा डाली और उनके खिलाफ जो है थाना खटीमा उधम सिंह नगर में जो है एक प्राथमिकी दर्ज कराई। हम जो है सभी जिला पत्रकार संगठन के सभी लोग जो है जगह जगह जो है प्रदर्शन कर रहे हैं। खटीमा में बुधवार को एक हमारे वरिष्ठ पत्रकार जिनका नाम दीपक फुलेरा है, वह जो गैस की किल्लत हो रही है, आप सभी लोग कवर कर रहे हैं और नेशनल चैनलों में भी इस खबर को लगातार कवर किया जा रहा है। तो बुधवार को दीपक जी ग्राउंड रिपोर्ट करने वहाँ पर गए हुए थे और उन्होंने उस खबर को बनाया। वो तमाम चैनल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में काम करते हैं, उन्होंने उस खबर को अपने फेसबुक पेज में डाला और खटीमा के ही एक भाजपा के नेता हैं कुलदीप राणा, मैं उन्हें नेता नहीं एक छुड़भैया नेता कहूँगा, बहुत ही गंदी सोच उनकी थी, जिन्होंने लोकतंत्र की हत्या करने का प्रयास किया। पुलिस में जाकर एक तहरीर दी जिसमें उन्होंने बताया कि उनके द्वारा गलत जानकारी साझा की जा रही है और इससे सामाजिक सौहार्द खराब हो रहा है, जबकि ये सारी बातें जो शिकायत उन्होंने की है वो सरासर गलत है। बहुत गलत किया जा रहा है। पत्रकार लोग जो है कि सच की सच बात कहते हैं और झूठ कभी नहीं लिखते हैं, इसलिए जो क्या कहते हैं खटीमा पत्रकार जी ने लिखा होगा वो सच बात लिखी होगी। इसके लिए बीजेपी के कहने में जो रिपोर्ट की गई है वो बहुत गलत है। इस केस को वापस लेना चाहे, नहीं तो पूरी समाजवादी पार्टी उत्तराखंड में पत्रकारों का समर्थन करेगी। तो वहीं उत्तराखंड डिप्लोमा इंजीनियर्स महासंघ की लंबी समय से शासन स्तर पर लंबित 27 समस्याओं के समाधान के लिए शासन के साथ हुई बातचीत में समाधान के लिए कोई सहमति न बनने के कारण शाखा लोहाघाट और शाखा चंपावत के सदस्यों की एनेक्सी भवन लोक निर्माण विभाग परिसर लोहाघाट में 6वें दिन भी हड़ताल जारी रही। इस दौरान सभी डिप्लोमा इंजीनियर्स ने सरकार के खिलाफ जोरदार नारेबाजी करते हुए उनकी मांगों को पूरा करने की मांग की, साथ ही चेतावनी दी जब तक उनकी मांगे नहीं मानी जाएगी उनका आंदोलन जारी रहेगा। संगठन जिला अध्यक्ष गोपाल राम कलाकोटी ने यह कहा है कि शासन से हुई बातचीत विफल होने के बाद महासंघ के समस्त सदस्यों ने आक्रोशित होकर के आंदोलन को और भी ज्यादा मुखर कर दिया है, जिसकी पूरी जिम्मेदारी सरकार की होगी। आंदोलन में संगठन के समस्त डिप्लोमा इंजीनियर शामिल रहे। हमारे 27 सूत्री मांगों को लेकर एक धरना प्रदर्शन चल रहा है और आज हमारा 6 दिन का निश्चितकालीन जो हड़ताल चल रही है, जैसे कि 5400 ग्रेड पे 10 रोल
26 हमको लेना है। उरेरा में जो 2024 के जो कनिष्ठ अभियंता हैं उनको 4200 की जगह 4600 देना है। और हमारी बहुत मांगे हैं, OPS है जैसे, और भी मांगे पुरानी पेंशन बहाल करे सरकार। अगर ये सरकार अभी हमारे ये मांगों को नहीं मानती है तो हमारे अनिश्चितकालीन जो हड़ताल है वो जारी रहेगी। सरकार के खिलाफ जो आज उत्तराखंड डिप्लोमा इंजीनियर महासंघ के हमारे सब सदस्य यहाँ पे उपस्थित हुए हैं, ये सब अपनी मर्जी से नहीं बैठे हैं, बल्कि सरकार ने हम सब लोगों को मजबूर किया है कि आज हम सब लोगों को इस तरीके से यहाँ पे सरकार के खिलाफ बोलना पड़ रहा है। और हम सब लोग सरकार को ये चेताना चाहते हैं कि जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं होंगी, हम किसी भी तरीके से, किसी भी दबाव से इस आंदोलन कार्यक्रम को हम वापस नहीं लौटेंगे और अपनी सारी की सारी मांगें मनवाने के बाद ही ये हड़ताल कार्यक्रम जो है स्थगित किया जाएगा। तो वहीं चंपावत जिले के लोहाघाट ब्लॉक के नेपाल सीमा से लगे गुमदेश क्षेत्र में दशमी पर्व के अवसर पर प्रदेश और जिले के ऐतिहासिक चेतोला मेले का आयोजन किया गया। मेले में 20 से 25 हजार श्रद्धालुओं ने मेले का आनंद लेते हुए चमू देवता का आशीर्वाद लिया। सुबह से ही चमू देवता के चमदेवल स्थित मंदिर में भक्तों की भारी भीड़ रही। मुख्य पुरोहित पंडित शंकर दत्त पांडे की ओर से पूजा अर्चना संपन्न की गई। 12 गांव के जत्थों ने लाठी डंडों के साथ में वीरों की वेशभूषा में चमू देवता मंदिर की ढोल नगाड़ों के साथ परिक्रमा की। इस दौरान हजारों की संख्या में आए भक्तों ने चमू देवता का आशीर्वाद लिया। मंदिर के परिक्रमा के साथ ही रथ यात्रा का समापन किया गया। मेला कमेटी अध्यक्ष ने मेले के सकुशल संपन्न होने पर समस्त सहयोगियों, क्षेत्रीय जनता को, प्रशासन को धन्यवाद दिया और उन्होंने बताया कि व्यापारिक मेले के आयोजन के साथ ही 3 दिन मेले का समापन किया जाएगा। मेले में दूर दूर क्षेत्र से पहुंचे व्यापारियों की ओर से अपनी दुकानें सजाई गई। मेले का आनंद लेने के लिए पूर्व बीजेपी विधायक पूरन सिंह फड़त्याल, बीजेपी जिला अध्यक्ष गोविंद सिंह सामान, कांग्रेस जिला अध्यक्ष चिराग फड़त्याल सहित क्षेत्र के कई गणमान्य व्यक्ति मौजूद रहे। यहाँ पे रुक्मिणी चौड़ एक चौड़ है। उस रुक्मिणी चौड़ में एक यहाँ पे शिवालय है। उस शिवालय के जो मुख्य द्वारपाल के रूप में है हमारे चौखाम बाबा, इसके द्वारपाल के रूप में है। और माँ भगवती ने प्रसन्न होकर के उनको दिव्य सिंहासन दे दिया था, जो आज मड़गांव से चमदेवल के शिव मंदिर में आता है। बताया जाता है कि पांडव जब अज्ञातवास में इस गुमदेश क्षेत्र में आए थे, उन्होंने यहाँ शिव की भक्ति की और माता महिषासुरमर्दिनी की भक्ति की। जहाँ पे आज भी मड़गांव में वो अवशेष हैं जहाँ पे माता कुंती देवी और स्वयं माँ महिषासुरमर्दिनी का एक विशाल मंदिर है। वहाँ से यह डोला, दिव्य डोला सिंहासन आता है। और यहाँ रुक्मिणी चौड़ पे जो ये शिव मंदिर है, यहाँ पे चमू देवता के 4 देवता हैं, जैसे लाटा, रुद्र, भरगड़ा, ये 4 देवता हैं जिनको अर्थ, मोक्ष, धर्म, काम के रूप में भी जाना जाता है। तो इस चैतोले मेले को उसी मान्यता के आधार पर जो है प्रतिवर्ष हम लोग जो हैं सत्य धर्म की स्थापना के लिए आस्था और विश्वास पूर्वक जो है मनाते हैं। यहाँ लगभग 18 गांव के धौनी सिलंग हो गया, चौपता हो गया, नेवल टुकड़ा हो गया, बसकुनी हो गया, जाक हो गया, सिरकोट हो गया, जिंडी हो गया, मड़ हो गया और पुल्ला, पोखरी और विशाल गुरेला तक का मतलब का पूरा क्षेत्र इस जत्थे के रूप में आज जो है मेले में यहाँ पर जो है सम्मिलित होते हैं। इनके द्वारा बड़ी श्रद्धा विश्वास पूर्वक जो है इस मेले को आयोजित किया जाता है। विशेष रूप से जो है यहाँ पर एक पापड़ का भोग लगाया जाता है, जिसके लिए प्रथम नवरात्रि के दिन से, जैसा कि मैं आपको बता रहा था, सालू मालू के पत्तों को पंचोसर की घाटियों से जो है यहाँ पर लाया जाता है। लोगों को और समस्त जो हमारे बाहर भी लोग रहते हैं उनको ढेर सारी इस त्यौहार की बधाई दूंगा। ये त्यौहार अपने आप में एक अद्भुत है। जैसे कि देवी दुर्गा के बाद दूसरा मेला होगा, इतना बड़ा मेला आपने देखा होगा। जो जनता का हुजूम है और हमारी माँ बहनें त्यौहार के रूप में इसको बड़े शिद्दत से मनाते हैं। और इसमें तमाम लोग हमारे जो बाहर हैं वो इस त्यौहार के लिए सब छुट्टी आते हैं। इसका अपना एक महत्व है। और यहाँ विशेष तौर पर जो त्यौहार होता है खाने पीने का, प्रसाद का भी है। किसी आदमी को भूखा नहीं जाने देते हैं। हर घर में त्यौहार होता है और बाहर का कोई भी व्यक्ति अगर यहाँ पर आ रहा है तो त्यौहार प्रसाद लेके ही जाता है। ये एक अपनी परंपरा है।
तो वहीं पौड़ी गढ़वाल के खिरसू विकासखंड अंतर्गत जोगनी गांव में गुलदार के हमले से एक बुजुर्ग घायल हो गए। दरअसल बुजुर्ग गांव के पास धारे पर पानी लेने गए हुए थे और तभी घात लगाए बैठे गुलदार ने उन पर हमला कर दिया, जिससे कि वो गंभीर रूप से घायल हो गए। तभी शोर मचाने पर गुलदार भाग गया, जिसके बाद से स्थानीय लोगों ने घायल को इलाज के लिए तुरंत राजकीय मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया। घटना के बाद गांव में दहशत फैल गई। सूचना मिलते ही वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और सर्च अभियान शुरू किया गया। कड़ी मशक्कत के बाद गुलदार को ट्रैंकुलाइज कर पकड़ लिया गया। बताया यह गया है कि गुलदार बीमार प्रतीत हो रहा था और रेस्क्यू के बाद से उसे नागदेव रेंज पौड़ी ले जाया गया है। तो वहीं उत्तराखंड के जौनसार बावर क्षेत्र से एक बेहद खास और अनोखी तस्वीर सामने आ रही है, जहां पर परंपरा, एकता और सादगी का अद्भुत संगम देखने को मिला। और यहां एक ही परिवार के 6 भाई बहन एक ही दिन एक ही मंडप में शादी के बंधन में बंधने जा रहे हैं। बदलते दौर में जहां शादियां दिखावे और भारी खर्च का प्रतीक बनती जा रही हैं, तो वहीं जौनसार का ये परिवार समाज को एक नई दिशा देता नजर आ रहा है। देखिए हमारे संवाददाता अमित रावत की खास रिपोर्ट। समृद्धि, संस्कृति और सामाजिक जीवन शैली के लिए पहचाने जाने वाले जौनसार बावसर के खारसी गांव में एक ऐतिहासिक विवाह समारोह आयोजित होने जा रहा है। यहाँ रहने वाले 2 भाइयों ने अपने 5 बेटों और 1 बेटी की शादी एक ही दिन कराने का फैसला लिया है। यानी एक ही आंगन में 6 शहनाइयां गूंजेगी और एक ही मंडप में 6 जोड़े 7 फेरे लेंगे। शादी नहीं बल्कि पारिवारिक एकता और सामाजिक समरसता की मिसाल है। बढ़ते शादी के खर्चों के बीच यह पहला सादगी और समझदारी का संदेश दे रही है। एक ही दिन 6 शादियां होने से जहां परिवार का खर्च कम होगा, वहीं रिश्तेदारों को भी बार बार आने की झंझट से राहत मिलेगी। गांव में इस अनोखे आयोजन को लेकर खासा उत्साह है और निमंत्रण भी भेजे जा चुके हैं। खारसी का निवासी हूँ। 28-29 अप्रैल को हमारे परिवार में 6 शादियाँ एक साथ होने जा रही है, जिसमें मेरी स्वयं की भी शादी है और मेरे साथ 4 अन्य भाई और 1 बहन की शादी, मिलाकर 6 शादी एक साथ होने जा रही है। एक साथ शादी होने से परिवार का कहीं ना कहीं खर्च की बचत हो रही है। यदि ये शादियाँ अलग अलग होती तो कहीं ना कहीं ये खर्च जो है, जो भी होना है, ये 5 गुना 6 गुना बढ़ जाता। और सामूहिक परिवार का भी एक उदाहरण है, जिस प्रकार से जौनसार बावर में सामूहिक परिवार रहते हैं, इसका ये एक उदाहरण है। आज के दौर में जहां शादियां स्टेटस सिंबल बनती जा रही है, वहीं जौनसार का यह परिवार परंपराओं को सहेजते हुए फिजूल खर्ची से दूर एक नई मिसाल कायम कर रहा है। स्थानीय लोग भी इस पहल की जमकर सराहना कर रहे हैं और इसे समाज के लिए प्रेरणादायक बता रहे हैं। अपनी अनोखी परंपरा और सामूहिक जीवन प्रणाली के लिए, जीवन शैली के लिए विश्व में प्रसिद्ध है। यहाँ की परंपरा, यहाँ के रीति रिवाज, यहाँ के त्योहार और जैसे आपने कहा कि सामूहिक विवाह प्रणाली, तो ये चूंकि यहाँ पर पहले से चली आ रही है। पीछे भी आपने कुछ देखा होगा, पंजिया गांव में भी इसी तरह का विवाह हुआ। आगे आप खारसी गांव में आप देखने जा रहे हैं कि यहाँ पर 6 बच्चों की शादियां, जिसमें 5 भाई हैं और 1 बहन का विवाह होने जा रहा है। तो ये देखिए किस तरीके से ये प्रेम, परिवार का प्रेम, त्याग, सहयोग और सामंजस्य और सामुदायिक भावना को दर्शाता है। आर्थिक पक्ष भी इसके पीछे बहुत बड़ा कारण है। सबसे बड़ा खर्चा तो है ही है। एक शादी का खर्चा 10 लाख है, तो 6 शादियों का खर्चा कम से कम 60 लाख रुपए है। एक शादी के खर्चे में 6 शादियां हो जा रही है। और सबसे बड़ा संदेश ये है कि हम लोगों के परिवार में एकजुटता बनी रहती है। सबके साथ एकजुट होकर परिवार को शादियां काम हो जाता है। फायदे है उसमें। सबसे बड़ी बात तो ये है कि अगर एक आदमी कोई बीमार पड़ जाए तो उसको देखने के लिए पूरा परिवार एकजुट होता है। मतलब दुख सुख सब मिल बांट कर करते हैं हमारे यहाँ। ये बहुत बहुत अच्छी पहल है, ये बहुत अच्छी। एक शादी के खर्चे में 6 शादियां हो जा रही है। एक भाईचारा बना रहता है।
मानने में कि बच्चे सब पढ़ाई कर रहे हैं तो वो बार बार छुट्टी अपने बच्चों की छुट्टी नहीं दे सकते, तो उनको 6 बार ना आके एक ही बार आना पड़ता है। तो कितनी अच्छी पहले बच्चों की छुट्टियां भी नहीं करनी पड़ रही है, उन्हें समय भी बचता है, पैसा भी बचता है। भले ही आधुनिक दुनिया के लिए यह आयोजन अनोखा लगे, लेकिन जौनसार बावसर में सामूहिकता और संयुक्त परिवार की परंपरा आज भी जीवंत है। एक साथ 6 शादियों का यह आयोजन अब सोशल मीडिया पर भी चर्चा का विषय बन चुका है। खारसी गांव का यह आंगन खुशियों, परंपराओं और एकता की एक अनूठी मिसाल बनने जा रहा है। जौनसार बाबर के खारसी गांव में होने जा रहा ये सामूहिक विवाह न सिर्फ परंपरा का उत्सव है, बल्कि आज के दौर में एक मजबूत सामाजिक संदेश भी देता है। एक ही परिवार के 6 भाई बहन एक साथ शादी के बंधन में बंधकर एकता, सादगी और सामूहिकता का मिसाल पेश करने जा रहा है। 29 अप्रैल को ये आंगन सिर्फ शहनाइयों से नहीं, बल्कि रिश्तों की मजबूती और परंपराओं की खुशबू से भी गूंज उठेगा। यह आयोजन दिखाता है कि खुशियों का असली मूल्य खर्च में नहीं, बल्कि साथ रहने, एक दूसरे का सम्मान करने और मिलकर जीवन के एक नए अध्याय की शुरुआत करने में है। जौनसार बाबर की यह मिसाल समाज को प्रेरित करती है। हम अपनी परंपराओं को संजोते हुए सादगी और सामूहिकता के साथ भी बड़े अवसरों को यादगार बना सकते हैं। तो वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देशों के अनुपालन में जनपद चंपावत की समस्त तहसीलों में राजस्व लोक अदालत का आयोजन किया गया। इस पहल का उद्देश्य न्यायालयों में लंबित पुराने मामलों का जल्द समाधान करते हुए आमजन को तुरंत और सुलभ न्याय उपलब्ध कराना था। इस विशेष अभियान के अंतर्गत तहसीलदार, उप जिलाधिकारी और अपर जिलाधिकारी न्यायालयों में सुनवाई करते हुए आपसी सुलह और सहमति के आधार पर मामलों का समाधान किया गया। बता दें कि जिले में कुल 80 से अधिक राजस्व वादों पर सुनवाई हुई है, जिनमें के ज्यादातर मामलों का समाधान आपसी समझौते से किया गया है। वहीं जिलाधिकारी ने जनपद वासियों से अपील करते हुए ये कहा है कि वे अपने लंबित राजस्व मामलों का समाधान आपसी सुलह और समझौते के माध्यम से कराएं। लोक अदालत न केवल समय और धन की बचत करती है, बल्कि सामाजिक सौहार्द को भी मजबूत बनाती है। राजस्व लोक अदालत लगाए जाने के निर्देश प्रदान किए गए थे। उसके क्रम में आज सभी तहसीलों में हमारे यहाँ राजस्व लोक अदालत जो है आज लगाया गया है, जिसमें लगभग 100 से अधिक वाद जो है हम लोगों ने उनको सभी तहसीलों में तहसीलदार, एसडीएम मेरे द्वारा भी आज उसको देखा जाएगा। और प्रयास यही है कि ये आपसी सुलह और सहमति के आधार पर ज़्यादा से ज़्यादा वादों का निस्तारण कर दिया जाए। इसमें बाराकोट जो हमारा ब्लॉक है उसको हम लोग जो राजस्ववाद फ्री ब्लॉक जो है उसकी भी हम लोग उसका प्रयास कर रहे हैं। वहाँ मात्र 2 वाद जो हैं वो वहाँ पर भी हैं, तो उसको निस्तारित करने पर भी कार्य चल रहा है। और ये कार्यक्रम बहुत ही अहम है। इसमें आप सभी के माध्यम से जो भी हमारी सम्मानित जनता है उनसे भी हम लोगों ने सहयोग की अपील की है और आज बड़ी संख्या में जनपद में सभी के द्वारा इसमें प्रतिभाग किया जा रहा है। तो वहीं देहरादून के रायपुर थाना क्षेत्र में पुलिस हिरासत में एक व्यक्ति की मौत के मामले में अब पुलिस विभाग ने सख्त कदम उठाए हैं। जहां एसएसपी देहरादून प्रवेंद्र डोभाल ने पारदर्शी जांच सुनिश्चित करने के लिए थाना रायपुर के थानाध्यक्ष सहित 3 पुलिसकर्मियों को तत्काल प्रभाव से पुलिस लाइन ट्रांसफर कर दिया, ताकि जांच किसी भी तरह से प्रभावित न होने पाए। दरअसल नशे की हालत में पकड़े गए व्यक्ति को हवालात में रखा गया था, जहां वो बेहोश मिला और अस्पताल ले जाने पर डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। मामले में मजिस्ट्रेट जांच भी कराई जा रही है। रोज शाम को जब मैं घर आई तब मैंने सोचा मेरे थोड़ी देर बाद ही आते थे। मैंने कहा आ रहे होंगे 7 बजे। मुझे सीधे थाने से मुझे कोई कॉल नहीं आती है, सीधे 7 बजे मुझे थाने से कॉल आई कि आप थाने पुलिस वालों का फ़ोन आया कि आप कोरोनेशन आ जाइए, आपके पति की तबीयत ठीक नहीं है। फिर मुझे लगा इन्होंने पी रखी है, मुझे लगा शायद इन्होंने ज़्यादा पी रखी है, तो मुझे लगा फिर उन्होंने कहा हम आपको इनकी स्थिति ठीक नहीं है। मैं हॉस्पिटल आई तो इन्होंने मुझसे कुछ नहीं बोला, लेकिन फिर बाद में उन्होंने बताया कि जब मैंने उनसे पूछा उन्होंने कहा कि वो उनकी डेथ हो चुकी है। पर मुझे सीधा लगता है कि इन्होंने मुझे कॉल क्यों नहीं करी, मुझे कॉल नहीं की गई। स्टाफ के वालों को फ़ोन गई, कापड़ी जी के पास उन्हें फ़ोन गया, उनको भी पता था, वो कह रहे हैं कि उन्हें मेरा नंबर नहीं मिला, लेकिन उनके पूरे डिपार्टमेंट को पता है कि मैं कहाँ पे जॉब करती हूँ।
वो वहाँ मुझे जॉब मुझे किसी ने नहीं बताया, मुझे कोई खबर नहीं है। अनिल रतूड़ी की असामयिक मृत्यु के संबंध में सूचना हमें प्राप्त हुई थी। तत्काल पुलिस बल द्वारा उनको हॉस्पिटल भिजवाया गया, जहां पर डॉक्टरों द्वारा उन्हें मृत घोषित किया गया, क्योंकि काफ़ी गंभीर प्रवृत्ति का ये मामला है। इसलिए जो भी नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन की ओर से जो गाइडलाइंस हैं उसका पूरी तरीके से पालन किया जा रहा है, और उसमें हम ये सुनिश्चित करेंगे कि इस पूरे घटनाक्रम की जाँच जुडिशियल मजिस्ट्रेट या मजिस्ट्रेटी जांच इसमें की जानी चाहिए। इसके साथ ही जो डॉक्टरों के पैनल से इस पूरे जो इनके जो पीएम है वो भी किया जाना प्रस्तावित है। इस संबंध में जांच में कोई भी किसी भी प्रकार से कोई प्रभावित ना कर सके, इसके लिए तत्काल प्रभाव से थानाध्यक्ष समेत 3 लोगों को जो इस चेन ऑफ कमांड में उपस्थित थे, उनके द्वारा जो भी ये कार्रवाई की गई थी उनको तत्काल प्रभाव से लाइन हाजिर किया गया है। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।